Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So today we are going to cover up essay 720, which is auditor's responsibilities relating to the other information. Financial statement से related तो auditor की क्या responsibility होती है वो हमने काफ़ी सारे standards के अंदर cover कर लिया, पर अब बात आती है other information से related. तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात तो ये आनी चाहिए इस हेडिंग को पढ़ते ही कि ऐसे 200 के हिसाब से ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता था, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता था कि उसको रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करनी है, एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, कंक्लूजन्स पर पहुंचना है और उसके बेसिस पर ओपिनियन फॉर्म करनी है और उस ओपिनियन को ही हैज़ टू रिपोर्ट इट इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. तो अदर इन्फॉर्मेशन वाली बात तो उसमें थी नहीं, सारी की सारी जो बात थी वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिस्पेक्ट में थी. तो अदर इन्फॉर्मेशन पर तो हमें कोई ओपिनियन बनानी नहीं होती है. तो इस केस में ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहाँ पर यही चीज़ स्टैंडर्ड के अंदर बता रखे कि ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन दी अदर इन्फॉर्मेशन. लेकिन हाँ, उसको अपनी रिपोर्ट के अंदर, अपनी ऑडिटर्स की जो रिपोर्ट होती है उसके अंदर ही हैज़ टू गिव अ पर्टिकुलर और सेपरेट सेक्शन जिसके अंदर ही इज़ गोइंग टू इन्फॉर्म दी stakeholders about the other information, whether the other information is not contradictory with the information being provided in the financial statements or whatever knowledge the auditor has with respect to other details which are not presented in the financial statements, but because of the procedures he has performed and the audit he has conducted, उस बेसिस पर जो उसको नॉलेज मिली है उसके हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन उसको पता है उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन या फिर डिटेल्स डेटा कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन की तरह मैनेजमेंट ने एनुअल रिपोर्ट में तो नहीं दिखाया. तो इसीलिए यहाँ पर ऑडिटर की सिर्फ इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि आपको कोई ओपिनियन फॉर्म नहीं करना, आपको इस पर कोई भी ओपिनियन फॉर्म करके स्टेक होल्डर्स को ये नहीं बताना कि जो आपकी अदर इन्फॉर्मेशन है वो रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है या नहीं. नो, यू डू नॉट रिक्वायर टू डू सो. आपको जो करना है वो बस इतना करना है कि अपनी रिपोर्ट के अंदर एक सेपरेट सेक्शन देना है जिसके अंदर बताना है कि जो अदर इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ने अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में प्रोवाइड करी हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच हो रही हैं. और जहाँ तक मैंने जब ऑडिट किया था मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी तो वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर जो मुझे पता चला था उसके बेसिस पर आई कैन से कि अदर इन्फॉर्मेशन कहीं भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, कहीं सिमिलर है, मतलब जितना मुझे आइडिया था उस हिसाब से इट इज़ करेक्ट. लेकिन हाँ, इस पर मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रही हूँ. इस चीज़ को भी आप पर्टिकुलरली और क्लियरली मेंशन करोगे अपनी रिपोर्ट के अंदर. आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है मैनेजमेंट अपनी एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर मेंशन करने वाली है, चाहे फिर वो फाइनेंशियल नेचर की इन्फॉर्मेशन हो चाहे फिर वो नॉन फाइनेंशियल नेचर की इन्फॉर्मेशन हो. फाइनेंशियल जैसे कि जो आपकी फिगर्स होती है ना इन द बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वही फिगर्स कई बार क्या होता है आपकी एनुअल रिपोर्ट के अंदर भी कहीं कहीं आपको उसकी डिटेल देनी होती है या उसका एक रेफरेंस देना होता है. तो आपको चेक करना पड़ेगा ना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर फिगर्स आ रही हैं, दे शुड मैच विद द मेंशन्ड फिगर्स इन दी एनुअल रिपोर्ट ऑल्सो. क्योंकि जब सेम आइटम है, सेम चीज़ के लिए कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो वो दोनों जगह ही सेम होनी चाहिए. तो इसीलिए ऑडिटर को ये चीज़ मेक श्योर करनी पड़ती है कि कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन गलत ना चले जाए. मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जिसका मैंने ऑडिट किया है उसमें मैंने कोई इन्फॉर्मेशन, कोई पर्टिकुलर आइटम हेड का अमाउंट वेरीफाई किया है, हाँ ये ठीक है, तो वही अमाउंट आपका एनुअल रिपोर्ट के अंदर ही जाना चाहिए. ऐसा नहीं वहाँ पर 50 लाख रुपये लिखा था तो एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने 1 करोड़ रुपये डाला हुआ है या 60 लाख रुपये डाला हुआ है. नो, ऐसा नहीं होना चाहिए. वो सेम होनी चाहिए अगर कोई सेम डिटेल प्रोवाइड की जा रही है. लेकिन अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हो सकता है या फिर CSR एक्टिविटीज़ क्या क्या की हैं, तो इस टाइप की अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तो मेंशन नहीं किया होगा ना कि इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ थे. बट हाँ, ऑडिटर ने जब ऑडिट किया होगा तो उसने जब एम्प्लॉयज़ का एक्सपेंडिचर चेक किया होगा कि एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी पे की जा रही है, कितने वेजेस पे किया जा रहा है, उसके बेसिस पर उसने देखा होगा, उसके पास वो सैलरी शीट्स होंगी जिसके अंदर मेंशन होगा कि इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है. तो वहाँ से वो चेक कर सकता है कि एनुअल रिपोर्ट के अंदर गलत नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ना मेंशन्ड हो. तो सिर्फ ऑडिटर का स्कोप लिमिटेड है या सिर्फ उतना स्कोप रहता है जितना उसको इन्फॉर्मेशन उसने ऑडिट के टाइम गैदर की है. या तो जैसे कि
विच इज समवेयर रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन मेंशन होगी ही, बट हाँ ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करते टाइम मुझे उस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो और मैं उस चीज़ को वेरीफाई कर सकती हूँ। अब एनुअल रिपोर्ट में ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है, बहुत सारे पेजेस होते हैं। अब मैं हर चीज़ तो चेक नहीं कर सकती, लेकिन हाँ उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हो सकती है जो मैंने ऑडिट करते टाइम उन पर्टिकुलर चीज़ों को कहीं ना कहीं देखा होगा, तो मुझे पता होगा ना कि इसकी क्या वैल्यू है, ये अमाउंट कितना आना चाहिए था, ये चीज़ एक्चुअल में हुई है या नहीं। तो उस चीज़ को मैं मेक श्योर कर सकती हूँ कि वो करेक्टली गिवन हो इन द एनुअल रिपोर्ट। बस उसी चीज़ के ऊपर ये स्टैंडर्ड बना हुआ है कि मेरी एज एन ऑडिटर यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अदर इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करो, उस इन्फॉर्मेशन को रीड करके देखो, उसमें देखो कि कहीं पर आपको कोई भी इनकन्सिस्टेंसी नज़र आ रही है, कॉन्ट्राडिक्शन नज़र आ रही है, तो उस चीज़ में आप मैनेजमेंट से, TCWG से उस बारे में बात करो कि ये चीज़ें हैं, इसमें मुझे एक गलती दिख रही है, आप इसको करेक्ट कर दो। ठीक है, अब इसके बेसिस पर आपको क्या करनी पड़ेगी, रिपोर्टिंग इस बात की नहीं करनी कि आपका ओपिनियन क्या है, आपको सिर्फ रिपोर्टिंग अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन बनाना है और उसके अंदर बताना है कि मैंने ये वाली इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन की थी या मैं इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करूंगी इन द नियर फ्यूचर। अब करूंगी इन द नियर फ्यूचर मैंने क्यों बोला, मैंने इसीलिए बोला क्योंकि देखो क्या होता है, जब मैनेजमेंट से हम इधर अदर इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो वो बोलते हैं कि आप पहले मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दो, जिससे कि मैं उस बेसिस पर जो अमाउंट्स आपने ऑडिट किए हैं और वो सेम फिगर्स मुझे एनुअल रिपोर्ट के अंदर मेंशन करनी है, तो मैं वो एग्जैक्टली आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ले लूँ, जिससे कि कहीं पर भी कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं आए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, मुझे पहले ऑडिट करके देना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या चाह रही हूँ कि मुझे अदर इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाए और उसके बेसिस पर फिर मैं अपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट इशू करूँ। लेकिन इसीलिए कि कौन पहले क्या देगा, इस चक्कर में क्या होता है, कई बार हमें अपनी ऑडिट रिपोर्ट, हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कंप्लीट करना पड़ता है और मैनेजमेंट से हम एक WR ऑब्टेन कर लेते हैं कि आप हमें एक WR दे दो इस बात का कि जैसे ही आपकी अदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी आप वो डिटेल्स हमें प्रोवाइड करोगे और उसके बेसिस पर वी आर गोइंग टू डिसाइड कि हमें ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स की कोई रिक्वायरमेंट का तो कंप्लायंस नहीं करना पड़ रहा बिकॉज ऑफ द इनकन्सिस्टेंसी विच इज बीइंग देयर इन द अदर इन्फॉर्मेशन एंड द इन्फॉर्मेशन विच वी पोजेस और इन्फॉर्मेशन बीइंग प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, आपको इस चीज़ को मेक श्योर कर पाओगे कि आपकी जो ऑडिटर्स रिपोर्ट है वो किसी भी एंगल से गलत इशू ना हो जाए, स्टेक होल्डर्स को कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसलिए आप उनसे बोल सकते हो कि आप हमें जो इन्फॉर्मेशन अभी दे सकते हो दे दो, मैनेजमेंट जो नहीं दे सकते वो अभी बाद में दे देना, इस चीज़ का मुझे अभी की अभी आप WR दे दो कि आप मुझे बाद में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे एज एंड व्हेन इट विल बी अवेलेबल। अब मैं उस अदर इन्फॉर्मेशन को पढ़ूंगी, देखूंगी कि कहीं पर भी कोई भी इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर कोई इन्फॉर्मेशन थी तो उससे इनकन्सिस्टेंट ना हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन मैंने जब ऑडिट किया था तो मुझे वो डिटेल्स मिली थी, मैंने कहीं ना कहीं देखी हुई हैं वो डिटेल्स, तो वो कहीं उससे इनकन्सिस्टेंट ना हो। अगर मुझे लगता है कि कोई मटीरियल इनकन्सिस्टेंसी एग्जिस्ट कर रही है तो मैं उस केस में मैनेजमेंट से जाके बोलूँगी कि ये वाली इनकन्सिस्टेंसी मुझे नज़र आई है, आप इस चीज़ को ठीक करो। अगर मैनेजमेंट ठीक करने के लिए तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, आप चेक करो कि क्या वो करेक्शंस कर दी गई हैं या नहीं करी हैं। लेकिन अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर देती है तो अब आप बड़ी अथॉरिटी के पास जाओगे कि ऐसा ऐसा मैनेजमेंट अग्री नहीं कर रही है इस चीज़ को करेक्ट करने से, तो TCWG के पास चले जाओ। TCWG भी हो सकता है अग्री करे, हो सकता है ना करे। अगर अग्री कर देती है तो फिर आप जैसी करेक्शंस हो जाए उस चीज़ को चेक करो। लेकिन अगर वो भी रिफ्यूज़ कर देती है तो देखो अब आप क्या करोगे, अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप चेक करो कि इस चीज़ का आपके ऑडिटर की एज आपकी रिपोर्ट पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर आपको लगता है इसकी इम्प्लीकेशंस ऐसी हैं कि आपको अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ जाएगा तो यू कैन टेक दी लीगल हेल्प और आप अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करने के बारे में सोचो, ऐसे 560 अप्लाई करने के बारे में सोचो विच इज़ रिलेटेड टू दी सब्सिक्वेंट इवेंट्स। आप ऑडिट रिपोर्ट अगर इशू कर चुके हो तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि कहीं वो ऑडिट रिपोर्ट आपकी जनरल मीटिंग में ना चली जाए, आपकी पब्लिक के पास ना चली जाए, नहीं तो लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड है, सब कुछ सही है और इसके बेसिस पर वो गलत डिसीजंस ना ले लें। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीकेशंस चेक करनी पड़ेगी, लीगल हेल्प लेने की ज़रूरत है तो लीगल हेल्प लो और सब्सिक्वेंट इवेंट्स ऐसे 560 के हिसाब से अगर कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत लग रही है तो वो भी लो। ठीक है,
अब लिस्टेड एंटिटीज़ के केस में क्या हो सकता है आपको, क्योंकि लिस्टेड एंटिटीज़ के केस में देखो कंप्लायंसेस ज़्यादा होते हैं, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, तो बनने में टाइम लग जाता है। वहीं अगर अनलिस्टेड एंटिटीज़ की बात करूँ तो उसमें हो सकता है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन अभी हो जाए, या फिर हो सकता है सारी भी इन्फॉर्मेशन वो आपको पहले ही दे दें ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो भी आप क्या करोगे, आप एक अपनी अदर इन्फॉर्मेशन का एक सेक्शन बनाओगे, उसके अंदर मेंशन कर दोगे कि अदर इन्फॉर्मेशन को मैनेजमेंट ने प्रिपेयर किया है, वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू होने से पहले मिल गई थी और ये वाली इन्फॉर्मेशन मुझे बाद में मिल जाएगी, एक्सपेक्टेड है ऐसा, मुझे बाद में मिल जाएगी। तो ये चीज़ आप क्लियरली अपनी रिपोर्ट के अंदर मेंशन करके चलोगे टू बी ऑन द सेफ साइड। आप ये भी मेंशन करोगे कि आपका जो भी पर्पस है या आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती अदर इन्फॉर्मेशन के ऊपर कोई भी ओपिनियन फॉर्म करना, आपको ओपिनियन नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ बताना है कि मैंने ये अदर इन्फॉर्मेशन है जो मैनेजमेंट ने बनाई है, इसको उन्होंने मुझे पहले प्रोवाइड कर दिया था और इस डिटेल को उन्होंने मुझे बाद में प्रोवाइड किया है या करेंगे। ठीक है, आपको उनको क्लियरली बताना है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी थी कि मुझे इन्फॉर्मेशन को रीड करना है, चेक करना है कि कोई इनकन्सिस्टेंसी ना हो, और बस मैंने उसको अपनी रिपोर्ट के अंदर इस तरह से मेंशन कर दिया है। जैसे कि एसए 720 की रिक्वायरमेंट थी, मैं कोई भी उस पर ओपिनियन फॉर्म नहीं कर रही हूँ। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि आप इस पर कोई भी अपनी ओपिनियन नहीं देते हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑडिट रिपोर्ट इशू होने से पहले मिल गई थी तो इस चीज़ को मेंशन कर दो, नहीं मिली थी तो भी इस चीज़ को मेंशन कर दो अच्छे से। और कहीं पर भी लगता है कि रिपोर्ट को क्वालिफाई करने की ज़रूरत है, एडवर्स करने की ज़रूरत है क्योंकि करेक्शंस जो करनी थी वो नहीं करी हैं, तो उस बेसिस पर यू कैन ऑल्सो डिसाइड एसए 705 के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपका कुछ एक छोटा सा ओवरव्यू था रिगार्डिंग दिस स्टैंडर्ड। अब हम इस स्टैंडर्ड को नोट्स से करते हैं, नोट्स से एक एक करके एक एक चीज़ पढ़ेंगे और साथ साथ आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन, एंड इसके बाद हम एक क्विक रिविजन करेंगे जिससे कि स्टैंडर्ड आपको समझ ही नहीं साथ साथ याद भी हो जाए। और आपको हमेशा की तरह पता है अब तो ये लास्ट ऐसे है, हमने इतनी सारी वीडियोज़ करी, हमने ऑलमोस्ट 34 स्टैंडर्ड्स है, 35 स्टैंडर्ड्स है टोटल, 34 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 34 वीडियोज़ में मैंने आपको बताया ही हुआ है कि आपको पहले स्टैंडर्ड की वीडियो देखनी है, नोट्स को एक बार गो थ्रू करना और फिर उसके बाद क्वेश्चंस देखने हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन स्टैंडर्ड से बन सकते हैं। दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। आपको ये देखने की कोशिश करनी है कि क्या आप रिकॉल कर पा रहे हो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें मांगी हुई और मुझे क्या क्या पॉइंट्स मेंशन करने हैं। सो अगर आप एक्टिव रिकॉलिंग करोगे ना तो आपको याद आएगा कि हाँ मुझे ये कंटेंट लिखना है। व्हेन यू हैव दिस कॉन्फिडेंस कि हाँ मुझे एटलीस्ट ये पता है कि कंटेंट क्या लिखना है, तो आई एम श्योर आपको पेपर में भी कॉन्फिडेंस रहेगा इस चीज़ का कि हाँ ये पॉइंट्स लिखने हैं और इसके अंदर का कंटेंट ये है। कई बार क्या होता है हमें पॉइंट्स याद नहीं आ रहे होते, कंटेंट याद होता है। तो पॉइंट्स कैसे याद करोगे, एक्टिव रिकॉलिंग वाला मेथड आप यूज़ कर सकते हो जिसके थ्रू आप ईजिली सारे पॉइंट्स को याद कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम फटाफट से नोट्स में से करते हैं। तो essay 720 auditor's responsibilities relating to the other information. Now what is the scope of this particular standard? So it deals with the auditor's responsibilities relating to other information that is included in the entity's annual report. तो कौन सी information की बात कर रहे हैं, other information की बात कर रहे हैं। annual report के अंदर आपकी financial statements is also a part of your annual report, उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ other information की बात कर रहे हैं जो annual report में financial statements के अलावा information दी होती है, उसके ऊपर ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, दैट इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन एश्योरेंस एंगेजमेंट, ये किसी भी तरह का एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। यहाँ पर आप कोई भी ओपिनियन फॉर्म नहीं करोगे ऑन दी अदर इन्फॉर्मेशन, ना ही ये स्टैंडर्ड आपके ऊपर एज एन ऑडिटर कोई ऑब्लिगेशन इम्पोज कर रहा है इस बात की कि आपको एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है ऑन दी अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर ऑन होना चाहिए था, और नहीं है, यहाँ पर एक करेक्शन है, दिस शुड बी ऑन। इम्पोज ऑब्लिगेशन ऑन द ऑडिटर टू ऑब्टेन एश्योरेंस ऑन अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, प्लीज मेक द करेक्शंस। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ द अदर इन्फॉर्मेशन क्या है, तो अदर इन्फॉर्मेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके की इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट के अंदर दोनों टाइप की इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड होती हैं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है तो भी हो सकती है, और हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिटर्स रिपोर्ट से रिलेटेड ना भी हो, डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप की इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड है, किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयड है, तो ये डिटेल आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थोड़ी ना देते हो, तो इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन अदर इन्फॉर्मेशन का पार्ट बन जाएगी।
which is included in the entity's annual report. So financial or non-financial information other than the financial statements and auditor's report which is included in the entity's annual report. बार बार ये चीज़ें क्यों लिखी हुई है other than the financial statement or auditor's report, because this is also a part of your annual report. तो annual report में इसके अलावा जो information है that is known as the other information. Next, what are the auditor's responsibilities with respect to other information? So auditor has to obtain the other information, he has to read the same and he has to form the responses on the same whether the information is consistent or not, and based upon that he will report. Reporting में specifically mention कर देगा कि मैं am not giving an assurance on this, I am just टेलिंग यू कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये 4 चीज़ें थी. इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करना था, रीड करना था, रिस्पॉन्स देना था एंड रिपोर्ट करना था. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओपिनियन देना नहीं है, एश्योरेंस ऑब्टेन करना नहीं है. मैं सिर्फ और सिर्फ इनकन्सिस्टेंसी को चेक करूँगी, वो भी उन्हीं इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मेरी नॉलेज में है, क्योंकि मैंने ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई किए थे तो उस टाइम पर मुझे ऑडिट करते टाइम कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई, या फिर मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है. so, बस उसी से रिलेटेड आई कैन गिव यू दी आई कैन जस्ट मेंशन द डिटेल्स ऑफ दोज इन्फॉर्मेशन विच आर कंसिस्टेंट और नॉट. मुझे सिर्फ चेक करना था कि कंसिस्टेंसी है या नहीं. ठीक है. ऑब्टेन दी अदर इन्फॉर्मेशन की बात करें अगर डिटेल में, तो आपको मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना पड़ता है विच डॉक्यूमेंट कंप्राइजेज ऑफ द एनुअल रिपोर्ट एंड द टाइमिंग ऑफ इशू ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स, कि आप एनुअल रिपोर्ट को कब इशू करोगे. मेक द अरेंजमेंट्स टू ऑब्टेन दीज डॉक्यूमेंट्स प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. कोशिश क्या रहेगी कि ऑडिट रिपोर्ट इशू होने से पहले आपको ये अदर इन्फॉर्मेशन के जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो पहले मिल जाए. क्यों? क्योंकि जिससे कि आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इस चीज़ को मेंशन कर पाओ. लेकिन कई बार होता है इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन दी अदर इन्फॉर्मेशन प्रायर टू द डेट of audit report. That is why it is written here if possible. If it is possible obtain it, if it is not तो उसके लिए there is a solution. स्टैंडर्ड के अंदर बताया हुआ है कि आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्या चीज मेंशन कर सकते हो. If any of the document is not available up to the date of auditor's report, then you will request the management to provide a WR that the final version. हो सकता है अब आपको ड्राफ्ट वर्जन दे दे, तो आप उनसे बोलोगे कि जब भी फाइनल वर्जन इसका अवेलेबल होगा आप मुझे इसको प्रोवाइड करोगे. ऐसा WR मुझे आप आज की डेट में दे दो. ठीक है. द फाइनल वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विल बी प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर whenever available. Now, second मेरी responsibility होती है reading the other information. So, auditor shall read the other information and consider whether there is any material inconsistency between what? Between the other information and the financial statements. क्योंकि financial statements का audit मैंने किया है तो भाई ये तो prima facie चीज़ है ना कि ये मैच होना चाहिए. मैच नहीं हो रहा तो definitely I have to mention this in my report. या फिर अदर इन्फॉर्मेशन एंड अदर ऑडिटर्स नॉलेज. अदर इन्फॉर्मेशन और ऑडिटर की नॉलेज. तो ज़रूरी नहीं है कि इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगी तभी मैं इनकन्सिस्टेंसी को चेक करूंगी. अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे पता है, ठीक है, और मैं उसको चेक कर सकती हूँ इवन दो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नहीं थी, तब भी मुझे चेक करना है कि क्या कोई मटीरियल इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है. ठीक है. Next, responses. In case of any material inconsistency, auditor shall discuss the matter with the management and perform the appropriate procedures to conclude. तो अगर कोई material inconsistency दिखती है, ठीक है, तो ऑडिटर क्या करेगा, मैटर को मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेगा कि ऐसे ऐसे मुझे मटीरियल इनकन्सिस्टेंसी मिली है और उनको बोलेगा कि आप एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स परफॉर्म करो. ठीक है. जैसे कि वेदर देयर इज एनी मटीरियल इनकन्सिस्टेंसी इन दी अदर इन्फॉर्मेशन, उसको प्रोसीजर्स अप्लाई करने के बाद पता चला कि इन मटीरियल इनकन्सिस्टेंसी एग्जिस्ट करती है, तो इस केस में वो मैनेजमेंट को बोलेगा प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करो. अगर मैनेजमेंट अग्री करती है कि हाँ जी हम करेक्शंस कर देते हैं, तो जैसे ही वो करेक्शंस कर दे उस चीज़ को फिर से चेक करो कि करेक्शंस हुई है या नहीं. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैनेजमेंट मना कर दे कि नहीं नहीं मैं तो नहीं कर रही, तो उस केस में क्या करोगे, आप हायर अथॉरिटी के पास जाओगे विच इज़ द TCWG, उनको बोलोगे कि करेक्शंस कर दो. अगर TCWG मान जाती है तो बहुत अच्छी बात है, मान गई तो आप चेक करो करेक्शंस हुई है या नहीं. अगर वो नहीं मानती तो देखो अब इससे ऊपर तो आप नहीं जा सकते ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा कि इसका आपकी रिपोर्ट पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है. ठीक है. आप इस चीज़ को TCWG को बता दो कि आप किस तरीके से प्लान कर रहे हो इस इशू को अपनी रिपोर्ट के अंदर एड्रेस करने का, जिससे वो अभी से समझ जाए कि क्या होने वाला है आगे जाके. लेकिन अगर
material misstatements financial whether there exists any material misstatements in the financial। देखो जब आप अपने आपको कोई भी मटीरियल इनकन्सिस्टेंसी मिलेगी, आप क्या करोगे, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करोगे और एडिशनल प्रोसीजर्स को भी परफॉर्म करोगे, चेक करोगे वो मटीरियल इनकन्सिस्टेंसी अदर इन्फॉर्मेशन में आ रही है, मतलब वो जो गलती हुई है वो गलती अदर इन्फॉर्मेशन में है जिसकी वजह से मटीरियल इनकन्सिस्टेंसी आ रही है, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर गलती है जिसकी वजह से वो अदर इन्फॉर्मेशन से मैच नहीं हो रही। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती है, ठीक है, या फिर यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है कि एंटिटी whether there is a requirement to update the understanding of the entity and its environment की internal controls। देखो जब आप एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हो तो अगर आपको पता चला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती होती है तो आपको धक्का लग जाएगा, आपने तो पूरा ऑडिट खत्म कर दिया और अब पता चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ गलती है, तो इस केस में क्या होगा, आपको तो अपना ऑडिट दोबारा से करना पड़ जाएगा। दोबारा से करने का मतलब क्या हो गया, आपको देखना पड़ेगा कि क्या जो मैंने जिस बेसिस पर इंटरनल कंट्रोल्स, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स, इन सबको आइडेंटिफाई किया था, असेस किया था, कहीं उधर तो गलती नहीं थी। मैंने सोचा कि एंटिटीज के इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स शुड बी लो, रखा जा सकता है जिससे कि काम अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहीं एंटिटी का एनवायरनमेंट इस तरीके से है कि भाई कुछ गड़बड़ है, इंटरनल कंट्रोल्स वीक निकल रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने जो एनटीई अपना कम लिखा था, मुझे एनटीई बढ़ाना चाहिए था, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा है। इस केस में क्या होगा, इस केस में मुझे तो फिर से अपना ऑडिट करना पड़ जाएगा। मुझे देखना पड़ेगा, जब मुझे पता चला कि हम यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल्स सही से काम नहीं कर रहे हैं, वीक हैं, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा, मटीरियलिटी लेवल फिर से डिटर्मिन करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कोई सब्सिक्वेंट इवेंट्स की वजह से तो ये इफेक्ट नहीं आ रहा है, देयर इज एन अपडेशन इन दी एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, तो उस चीज़ को मुझे समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो मुझे काफ़ी सारे एसेज का अपने दिमाग में एक पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या क्या एसेज अब इस केस में अप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो इनकन्सिस्टेंसी अदर इन्फॉर्मेशन में नहीं है, अदर इन्फॉर्मेशन पे तो मुझे रिपोर्टिंग भी नहीं करनी, यहाँ तो मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी आ रही है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर तो मैंने ओपिनियन दी है, तो यहाँ पर आपके ऊपर मेजर प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी, आपको सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें दोबारा से करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया। अगर आपकी मटीरियल इनकन्सिस्टेंसी का रीज़न इज़ कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसमें गड़बड़ है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्रोसीजर्स अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। वहीं अगर अदर इन्फॉर्मेशन इनकन्सिस्टेंट होती है या कुछ गड़बड़ होती है, तो उस केस में तो आप मैनेजमेंट से बोल के ठीक कराने की बातें करते हो या TCWG से बोलते हो, और फिर भी नहीं करते तो आप अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर देते हो। बट लेकिन यहाँ पर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही गलती है, तो डेफिनेटली आपको अपने ऑडिट को चेक करना पड़ेगा कि जो आपने ऑडिट अभी तक किया है, जिसको करके आप खुश हो रहे हो कि आपका ऑडिट कंप्लीट हो गया, वेदर इट इज़ एक्चुअली कंप्लीट और नॉट। ठीक है। So if the auditor considers or concludes any material misstatement या फिर inconsistency in the other information after the date of audit report, audit report issue हो चुकी थी, अब उसके बाद आपको other information मिली और उसमें पता चला कि कोई material misstatement है या inconsistency है, तो auditor को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि केस को करेक्ट कराना है। करेक्ट कराने के लिए क्या करेगा, वो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेगा, उनको बोलेगा करेक्शंस करने के लिए, मैनेजमेंट कर देती है तो ठीक है, नहीं करती है तो फिर TCWG को बोलेगा, TCWG कर देती है तो ठीक है, नहीं करती है तो फिर मुझे अपने इम्प्लीकेशंस चेक करने पड़ते थे, राइट। तो यहाँ पर वो नेसेसरी प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की बात हो रही है। वो नेसेसरी प्रोसीजर्स जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, कर दिए, चेक कर, उन्होंने बोला है मैंने करेक्शंस कर दिए, तो उन करेक्शंस को रीचेक करो, करेक्शन सही से हुआ है या नहीं। अदरवाइज ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, एप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा कंसिडरिंग दी लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, क्योंकि अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी थी, उस केस में क्या होगा, आपकी ऑडिट रिपोर्ट मिसयूज हो सकती है, उसके बेसिस पर स्टेक होल्डर्स अपने डिसीजंस ले सकते हैं विच विल गो रॉन्ग, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन जो अदर इन्फॉर्मेशन है विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड इन द एनुअल रिपोर्ट इज इनकरेक्ट, राइट। सो आपको देखना पड़ेगा कि अब आप उस कंपनी के ऊपर क्या लीगल एक्शन ले सकते हो, कि आपकी लीगल राइट्स बनती हैं, आपके पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल है इन केस दिस टाइप ऑफ थिंग हैपन्स, और या फिर आपकी ऑब्लिगेशंस क्या बनती हैं। अब आपको किसी को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है ये मैटर, तो वो चीज़ भी आप कंसिडर करके चलो, जैसे कि जनरल मीटिंग में डिस्कस करो और बता दो शेयर होल्डर्स को कि इधर इनकन्सिस्टेंसी है, ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे, करेक्शंस नहीं कर रहे थे, ठीक है। या फिर आप प्रोसीडिंग्स कर सकते हो एज पर SA 560 इज रिलेटेड टू दी सब्सिक्वेंट इवेंट्स, करेक्ट। नाउ अब चौथी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी रिपोर्टिंग से रिलेटेड। रिपोर्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो ऑडिटर्स की जो रिपोर्ट है उसके अंदर एक सेपरेट सेक्शन आता है जिसमें अदर इन्फॉर्मेशन की हेडिंग दी जाती है, या फिर कुछ और भी हेडिंग अगर आपको लगता है देना तो वो दे सकते हो। अब जब भी
ऑडिट रिपोर्ट के दिन। आप अदर इन्फॉर्मेशन का सेक्शन कब बनाओगे? जब ऑडिट रिपोर्ट इशू करते टाइम in case of listed entities auditor has obtained or expects to obtain the other information। अगर ऑडिटर को सारी की सारी अदर इन्फॉर्मेशन मिल गई है या फिर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मिल जाएगी, तो उस केस में यू विल मेक दी अदर इन्फॉर्मेशन का सेक्शन। अनलिस्टेड एंटिटीज के केस में यू हैव ऑब्टेन्ड सम और ऑल ऑफ द इन्फॉर्मेशन। एक्सपेक्टेशन की बात नहीं है अनलिस्टेड के केस में, क्योंकि देखो यहाँ पर there are a lot of details which are mentioned in the annual report। अदर इन्फॉर्मेशन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं there is दिस केस कि आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी से ना मिले, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो तो भी आपको ये सेक्शन बनाना पड़ेगा। जब ऑडिटर्स रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू इंक्लूड इन अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन, मतलब आपको ऊपर वाले केसेस में फॉल हो गए तो आपको अदर इन्फॉर्मेशन का सेक्शन चाहिए, तो उस केस में मतलब आपको रखना है उसको अपनी रिपोर्ट के अंदर, तो उस केस में आप उस अदर इन्फॉर्मेशन के सेक्शन के अंदर क्या क्या डिटेल्स प्रोवाइड करने वाले हो। यू आर गोइंग टू प्रोवाइड अ स्टेटमेंट ये बताते हुए कि जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अदर इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर करने की, दैट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ऑब्टेन हो गई है तो वो कौन सी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन हो गई है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कोई इन्फॉर्मेशन इन केस ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी, तो वो भी आप बता दोगे कि दिस इन्फॉर्मेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, जिससे कि ना आप अपनी तरफ से सेफ साइड रहते हो। ठीक है। ऑल्सो यू आर गोइंग टू मेंशन कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिल्कुल भी इस बात की नहीं है कि मैं इस पर कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस करूं। इस स्टैंडर्ड के अंदर ही क्लियरली बता रखा है। ऑल्सो हमें पता है इससे 200 का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमारा ऑडिटर का बताया हुआ है उसके अंदर भी ऐसा कुछ नहीं लिखा कि मुझे अदर इन्फॉर्मेशन पर कोई ओपिनियन फॉर्म करनी है और रिपोर्टिंग करनी है। उसमें स्ट्रिक्टली बोला हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड मुझे काम करना होता है। ये स्टैंडर्ड इसीलिए बनाया गया कि कहीं भी इनकंसिस्टेंसी है तो वो इनकंसिस्टेंसी रह ना जाए, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ये स्टैंडर्ड बताया। और उसमें लिमिटेड स्कोप है, यू डू नॉट हैव टू गिव एनी एश्योरेंस ऑन द अदर इन्फॉर्मेशन। सो अ स्टेटमेंट दैट द ऑडिटर्स ओपिनियन डज नॉट कवर द अदर इन्फॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंगली दैट द ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस और विल नॉट एक्सप्रेस एन ऑडिट ओपिनियन और एनी फॉर्म ऑफ एश्योरेंस कंक्लूजन देयर ऑन। क्लियरली इस चीज़ को स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट कर दो कि हमारा कोई भी अश्योरेंस वाला काम नहीं था इस केस में। इस चीज़ की भी एक डिस्क्रिप्शन दे दो कि आपकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। अगर ओपिनियन नहीं देना था तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे रीड करना है, कंसिडर करना है और रिपोर्ट करना है अदर इन्फॉर्मेशन को, जैसा एसए 720 में बोला हुआ है। ठीक है, मेरा लिमिटेड स्कोप है। जब अदर इन्फॉर्मेशन आपको ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले मिल जाती है तो उस केस में आपको कुछ भी रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये ऑलरेडी रिसीव दी अदर इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि कुछ अनकरेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट अगर अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर है तो उस केस में डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिपोर्ट द सेम। When auditor expresses a qualified or adverse opinion in accordance with SA 705, जब आपके ओपिनियन ही SA 705 के हिसाब से क्वालिफाइड या एडवर्स चल रही है तो ऑडिटर देखेगा कि इम्प्लीकेशंस क्या आ रही हैं of the matter giving rise to the modification of the opinion for the statement required in the above para। इससे रिलेटेड भी implications वो उसमें mention करके रखेगा। Reporting prescribed by law or regulation, if the auditor is required by a relevant law or regulation to refer the other information in the audit report using a specific layout or wording, the auditor's report shall refer to the standards on auditing only if the auditor's reports includes at a minimum identification of the other information obtained by the auditor prior to the date of audit report, a description of the auditor's responsibility with the other information, and explicit statement addressing the outcome of the auditor's work for this पर्पस। सो देखो, अगर ऑडिटर को रेलेवेंट लॉ या रेगुलेशन के हिसाब से बोला हुआ है कि आपको अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन करना है तो उस केस में आर गोइंग टू गिव द वर्डिंग्स ऑफ द लॉ। जैसे लॉ में बोला है एज पर द लॉ यू आर गोइंग टू गिव द वर्डिंग्स, यू आर गोइंग टू फॉलो दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट, तो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अदरवाइज आप फिर स्टैंडर्ड्स के पास तभी जाओगे जब ऐसा कुछ लॉ में मेंशन नहीं होगा। एंड एटलीस्ट आपको उसके अंदर ये 3 चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी। क्या क्या? पहली बात कि आपने अदर इन्फॉर्मेशन जो भी ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले ऑब्टेन करी है तो वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, ये तो एटलीस्ट आपको बताना ही बताना है। और आपको ये भी बताना है कि अगर आपने जो काम किया है इस पर्पस के लिए स्पेसिफिकली, उसके लिए आपका क्या
वर्डिक्ट है, क्या स्टेटमेंट है, आपको क्या लगता है कि जो आपने काम किया उसके बेसिस पर अदर इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं है। तो आपको कोई ओपिनियन नहीं देनी है, आपको सिर्फ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी है कि मेरा जो पर्पस था वो सिर्फ और सिर्फ इतना था, मैं कोई अश्योरेंस या फिर ओपिनियन फॉर्म नहीं कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू अदर इन्फॉर्मेशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड एस 720। हम इसका एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं जिससे कि ये स्टैंडर्ड हमारे दिमाग में एकदम से बैठ जाए, और इसके बाद हमें पता है हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। उसका क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से पहले एक बार स्टैंडर्ड को गो थ्रू ज़रूर करना, जिससे कि एक बारी वर्चुअल मेमोरी भी बन जाए। ठीक है, नोट्स से आप एक बारी नोट्स को गो थ्रू करके भी एक बारी रिविजन कर सकते हो, और उसके बाद यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन सो एज टू गेन द कॉन्फिडेंस इन दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑल्सो। सो या दिस इज द लास्ट स्टैंडर्ड, वी हैव कवर्ड ऑल दी स्टैंडर्ड्स। तो चलो फटाफट से पहले क्विकली रिवाइज करते हैं, फिर थोड़ी सी बातें करेंगे। एस 720 की बात करते हैं तो एस 720 इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू दी अदर इन्फॉर्मेशन। इसका स्कोप क्या है, इसमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताया है विद रिस्पेक्ट टू दी अदर इन्फॉर्मेशन विच इज इंक्लूडेड इन दी एंटिटीज एनुअल रिपोर्ट। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन अश्योरेंस एंगेजमेंट ऑन अदर इन्फॉर्मेशन। ना ही कोई ऑब्लिगेशन इम्पोज करती है ऑडिटर के ऊपर कि उसको कोई भी इंश्योरेंस लेने की जरूरत है ऑन दी अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन क्या होती है, अदर इन्फॉर्मेशन इज कैन बी in the form of financial or non-financial information which is included in the entity's annual report. This information is other than the information which is being provided in the this information is other than the financial statement, क्योंकि financial statements और auditors report is also a part of annual report, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा कोई information provided होती है that is considered as the other information in the annual report. Auditors responsibilities की बात करें तो 4 responsibilities हैं। पहला, you have to obtain the other information, you have to read the same, you have to give the responses, and fourthly you have to report it. सो obtaining the other information की अगर मैं बात करूँ तो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर आपकी जिसमें जो कि आपके एनुअल रिपोर्ट का पार्ट बनेंगे। देखो कि वो कब इशू होंगी, तो उसकी टाइमिंग भी ऑब्टेन करो मैनेजमेंट से। देखो कि क्या आप उन डॉक्यूमेंट्स को ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले ऑब्टेन कर सकते हो या नहीं। अगर कर सकते हो तो प्लीज़ ऑब्टेन करो, अगर पॉसिबल है तो। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो इस चीज़ का WR मैनेजमेंट से ले लो कि जैसे ही फाइनली फाइनल वर्जन उसका प्रिपेयर होगा वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, रीडिंग दी अदर इन्फॉर्मेशन, यू हैव टू रीड कि क्या क्या अदर इन्फॉर्मेशन है। कंसिडर करना पड़ेगा कि क्या कोई मटीरियल इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है बिटवीन दी अदर इन्फॉर्मेशन एंड दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या फिर अदर इन्फॉर्मेशन एंड दी ऑडिटर्स नॉलेज। रिस्पॉन्सेज की बात करें तो अगर कोई भी मटीरियल इनकन्सिस्टेंसी ऑडिटर को मिलती है तो ऑडिटर इस चीज़ को मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेगा और अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स भी लेगा इस बात को कंक्लूड करने के लिए कि क्या जो मटीरियल इनकन्सिस्टेंसी है दैट इज बिकॉज ऑफ दी एरर और मिस स्टेटमेंट इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या फिर गलती अदर इन्फॉर्मेशन में हुई है। ये कैसे पता चलेगा, ऑडिटर जब एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स अडॉप्ट करेगा। तो अगर ऑडिटर को लगता है कि मटीरियल मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हुई है जिसकी वजह से ये इनकन्सिस्टेंसी आ रही है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि एंटिटी का जो एनवायरनमेंट है, एंटिटी की जो एंटिटी है उसमें कुछ भी अपडेशंस हुई हैं जिसकी वजह से ये इनकन्सिस्टेंसी अराइज हो रही है, तो इस केस में ऑडिटर को बहुत बड़ा धक्का लगेगा क्योंकि वो पूरा ऑडिट खत्म कर चुका है। ना ही इज गेटिंग टू नो कि ऑडिट जो हुआ है वो गलत हुआ है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक इन्फॉर्मेशन गलत आ रही है। जब एक इन्फॉर्मेशन गलत आ रही है तो शक जाएगा कि हो सकता है बाकी की इन्फॉर्मेशन भी गलत हो, तो इसीलिए ही इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली एज पर दी अदर स्टैंडर्ड्स, क्योंकि सारे स्टैंडर्ड्स फिर उसको खोल के देखने पड़ेंगे, जैसे कि ऐसे 450 होगा, 315 होगा, 560 होगा एग्जाम्पल के तौर पे। तो इन सबको वो कंसिडर करके चेक करेगा कि गड़बड़ क्या हुई है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है कि गलती फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं अदर इन्फॉर्मेशन में थी, तो इस केस में वो मैनेजमेंट को बोलेगा कि इस इन्फॉर्मेशन को आप करेक्ट कर दो। मैनेजमेंट अगर करेक्ट कर देती है, अग्री कर देती है कि करेक्ट कर देते हैं, तो उस केस में बहुत बढ़िया, आप चेक करो कि क्या करेक्शंस हो गई हैं। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर देती है कि नहीं हम करेक्ट नहीं कर रहे, तो इस चीज़ को आप TCWG को बताओ कि ऐसे ऐसे करेक्शंस करने की ज़रूरत है, प्लीज़ आप कर दो। TCWG मान जाती है तो बहुत अच्छा, करेक्शंस देखो हो गए हैं या नहीं। अगर TCWG रिफ्यूज़ कर देते हो तो चेक करो इस चीज़ का आपकी रिपोर्ट के ऊपर क्या इंप्लीकेशन आने वाला है। इस बात को TCWG को भी बताओ कि मैं किस तरीके से इस इशू को अपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट के अंदर मेंशन करने वाली हूँ, एड्रेस करने वाली हूँ। अगर ऑडिटर को लगता है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या इनकन्सिस्टेंसी अदर इन्फॉर्मेशन में और आपकी ऑडिट रिपोर्ट इशू हो चुकी है, तो इस केस में ऑडिटर ये सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा कि मैनेजमेंट करेक्शंस कर दे, मैनेजमेंट नहीं तो TCWG करेक्शंस कर दे और उन करेक्शंस को मैं चेक कर लूँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ऑडिटर को अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा कंसिडरिंग हिज लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, फॉर एग्जांपल डिस्कशन इन द जनरल मीटिंग, प्रोसीडिंग्स एज स्टेटेड इन SA 560। ओके,
नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग की बात करें तो रिपोर्टिंग में सबसे पहले तो आपकी रिपोर्ट के अंदर एक सेपरेट सेक्शन जाएगा अदर इन्फॉर्मेशन का। जब आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट की डेट पर इस चीज़ का पता लग जाता है कि लिस्टेड एंटिटी का केस है तो कि ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन हो गई है या फिर ही इज एक्सपेक्टिंग टू ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन, तो ही इज गोइंग टू मेंशन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। अगर अनलिस्टेड एंटिटी है तो ऑडिटर हैज ऑब्टेन सम और ऑल ऑफ द इन्फॉर्मेशन, तो उस केस में भी ही इज गोइंग टू मेंशन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। नाउ व्हेन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू इंक्लूड एन अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन, तो उस केस में क्या क्या चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। जब आप डाल ही रहे हो ये हेडिंग तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाएंगी, तो एक स्टेटमेंट जाएगी कि मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी अदर इन्फॉर्मेशन। दूसरा बात करोगे कि कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है, अगर अनलिस्टेड एंटिटी है तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन हो चुकी हैं टू अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, और कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो वो एक्सपेक्ट कर रही है टू ऑब्टेन इन केस ऑफ एन अनलिस्टेड इन केस ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी, तो वो भी आप इस चीज़ को मेंशन कर दो कि दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। और दूसरे साथ में आप एक और स्टेटमेंट अटैच करोगे जिसके अंदर आप लिखोगे कि ऑडिटर की जो ओपिनियन है वो डज नॉट कवर, जो ओपिनियन दी है वो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ओपिनियन दी है, ना कि अदर इन्फॉर्मेशन पे। सो अ स्टेटमेंट दैट द ऑडिटर्स ओपिनियन डज नॉट कवर द अदर इन्फॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंगली दैट द ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस और विल नॉट एक्सप्रेस एन ऑडिट ओपिनियन और अदर इन्फॉर्मेशन और एनी फॉर्म ऑफ एश्योरेंस और कंक्लूजन देयर ऑन। ठीक है, आप एक और डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये 3 थी, रीड करना, कंसिडर करना, रिपोर्ट करना इस एस्से के हिसाब से अदर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। ठीक है, अगर इन्फॉर्मेशन आपको अदर इन्फॉर्मेशन अब पहले ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले मिल जाती है, ईदर अ स्टेटमेंट दैट ऑडिटर हैज़ नथिंग टू रिपोर्ट या फिर इफ द ऑडिटर हैज़ कंक्लूडेड दैट देयर इज अनकरेक्टेड material misstatement of the other information, then also he has to mention that in this particular section. When the auditor expresses a qualified or adverse opinion in accordance with SA 705 on the फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उस केस में ऑडिटर कंसिडर करेगा implications of the matter giving rise to the modification of opinion for a statement required in the above para, तो कहीं इसकी वजह से भी कुछ रीजंस है तो ही इज गोइंग टू मेंशन द सेम। अगर लॉयर रेगुलेशन के हिसाब से कोई रिपोर्टिंग का स्पेसिफिक लेआउट प्रिस्क्राइब्ड है या फिर कोई वर्डिंग्स बताई हैं तो आप उस हिसाब से बनाओगे, अदरवाइज ऐसा मेंशन नहीं है तो यू आर गोइंग टू एटलीस्ट गिव 3 स्टेटमेंट्स और 3 pointers in your report. First one, you'll identify that other information is being obtained. This particular information has been obtained prior to the audit report. You are going to mention your your responsibilities with respect to the other information. And thirdly, you will give an explicit statement addressing the outcome of auditor's work for this purpose, कि आपने किस तरीके से काम किया and what was the outcome of for that particular matter. ठीक है, so ये हमारा पूरा स्टैंडर्ड कवर हो चुका है इससे 720 का। अब आपको फटाफट से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स की वीडियोस हो चुकी हैं कंप्लीट। 35 स्टैंडर्ड्स हैं टोटल जो हमने कवर किए हैं। अगर आपको इन स्टैंडर्ड्स को करने में मज़ा आया या आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई है इन वीडियोस से तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियोस को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना इफ़ यू हैवंट डन इट येट। ऑल्सो शेयर इट विद अ फ्रेंड सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ दीज वीडियोज़ एंड नोट्स। और अगर आपको कोई भी ऐसे लगता है कि कोई भी स्टैंडर्ड की वीडियो ऐसी है जिसमें आपको मज़ा नहीं आया या आपको लगता है कि इससे बेटर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सकता था, आपके कुछ सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस वीडियो को डिलीट करके अ न्यू वीडियो विल बी अपलोडेड फॉर दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, जो भी आपको लगता है कि चेंज करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए क्वालिटी किसी भी टर्म्स में अगर आपको लगता है तो मैं डेफिनेटली उस वीडियो को दोबारा से बनाऊंगी, रिप्लेस कर दूंगी। एंड आई वुड लव टू हियर योर कमेंट्स एंड सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। सो डोंट फॉरगेट टू गिव अ बिग थम्स अप टू दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो, share it with your friends, and that's all for today. Thank you so much for watching the video, and I hope I see a lot of comments in the comment box. So yeah, that's all for today. Thank you so much, and I'll see you in the next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.